Hello everyone. Today we are going to read the chapter Drought written by Sarath Chandra Chatterjee. So let's get to know about the writer first. Sarath Chandra Chatterjee was a prominent Bengali novelist and short story writer of the early 20th century. शरत चंद्र चैटर्जी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार व लघु कथाओं के लेखक थे। मीन्स इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद द लाइफस्टाइल ट्रेजेडी स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल एंड द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल। प्रिवेल मीन्स विद्यमान होना, शामिल होना। कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन। तो ज़्यादातर इनकी जो रचनाएं थीं, जो इनके वर्क्स थे, उसमें ग्रामीण लोगों की जीवन शैली, दुखद घटनाएं और जो संघर्ष गांव के लोगों ने किया वो हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो समकालीन सामाजिक परिस्थितियां थी जो उस समय के बंगाल में विद्यमान थी, उसके बारे में हम जान पाते हैं जब हम पढ़ते हैं वर्क्स रिटन बाय शरत चंद्र चैटर्जी। तो ये कहानी हम पढ़ते हैं जिसका नाम है ड्रॉट। नाम से ही हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि बात यहाँ पर सूखे की होने वाली है। तो ये जो कहानी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूखा जो ड्रॉट जो है एक नेचुरल कैलेमिटी है, एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। और यदि 2-3-4 साल लगातार बारिश ना हो तो फिर ये आपदा आना लाजमी ही है। तो ये जो प्रेजेंट स्टोरी जो हम लोग रीड कर रहे हैं, इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है, उसका नाम गफूर है। और गफूर जो है बिल्कुल मानसिक तनाव में है। और यदि सूखा आता है तो क्या गफूर, जो भी लोग गरीब होते हैं मेनली, उनकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। तो जब हम गफूर की कंडीशन को देखते हैं तो हम उस हर एक गरीब की हालात को समझ सकते हैं कि उसे किस किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब ड्रॉट आता है। और ये कहानी तो उस भारत की है जो पराधीन भारत था, यानी कि वो भारत जो अंग्रेज़ों के समय का भारत था। उस समय लोगों की जो हालात थे, लोगों के जो हालात थे वो बड़े पिटिएबल थे, पैथेटिक थे। कंडीशन वाज नॉट सो गुड। तो लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो ये प्रेजेंट कहानी जो है उस समय के भारत के जो जमींदार थे और जो काश्तकार थे, उनके बीच में कितना बड़ा एक गैप था, कितना बड़ा एक डिफरेंस था। और वो काश्तकार जो थे उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और वो जमींदार किस तरीके से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे, वो हमें इस कहानी में जानने को मिलेगा। और साथ में जो कहानी का पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम गफूर है, वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड है, डिजेक्टेड है, पूरी तरीके से वो डिप्रेशन में है, तनाव में है। और इस कहानी में जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही सफलता के साथ तनावग्रस्त जो मनुष्य होता है उसकी जो प्रकृति के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक जो पहलू हैं उनका विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए रीड करते हैं इस कहानी को, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं क्या कुछ ये कहानी है और कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है और गफूर को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। तो ये जो कहानी जिस गांव को लेकर के है, उस गांव का नाम काशीपुर था। इट वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल। लेकिन इसका जो जमींदार था वो उससे भी छोटा था। अब उससे भी छोटे का मतलब ये नहीं कि भाई उसकी हाइट 2 फीट की थी, 3 फीट की थी, वो छोटा था, नहीं। मीन्स
आप ये कह सकते हैं कि उसका जो नेचर था वो अच्छा नहीं था। ही वॉज वेरी बैड, ही वॉज क्रूल, येट इज टेनेंट्स डेड नॉट स्टैंड अप टू हिम। लेकिन उसके जो काश्तकार थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने खड़े हो सकते। ही वॉज सो रुथलेस, यानी कि वो इतना ज़्यादा रुथलेस था, क्रूल था, निर्दयी था कि सब लोग जो थे उससे डरते थे। इनकी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने खड़ा होने की। इट वॉज द बर्थडे। अब ये जब कहानी स्टार्ट होती है, जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है तो आप देखते हैं कि उस मूवी में पहला सीन क्या आता है। तो इसी प्रकार से ये जो कहानी है जिसको हम रीड कर रहे हैं, इसका पहला सीन क्या है कि इसमें एक पंडित जी होता है और वो ये जमींदार जो है इसका एक बच्चा होता है, जो सबसे छोटा बच्चा है। उसका आज बर्थडे है, जन्मदिन है, और उसकी पूजा पाठ कराने के बाद उस जन्मदिन की जो सारी पूजा पाठ होती है वो कराने के बाद वो जब आप वापस अपने घर जा रहा होता है, तो ये इस कहानी का पहला सीन है। आइए जानते हैं। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। ये उसके सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। किसके? जमींदार के। इट वॉज नून, दोपहर का समय था। तारक रत्ना द प्रीस्ट वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स। तो वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स मीन्स जहाँ वो पूजा पाठ कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था? लैंडलॉर्ड के घर पे, हाउस पे। उस तो तारक रतन जो है, जो यहाँ का प्रिस्ट, जो इस कहानी में एक प्रिस्ट है, पुजारी है, पंडित है, वो वापस अपने घर जा रहा होता है। तो रास्ते में होता है और ये अपने घर वापस कहाँ से जा रहा होता है? जमींदार के घर से, जहाँ पर वो पूजा पाठ कर रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे। ये मई का जो महीना है उसका लगभग अंत का समय था। आप ये कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट भाई 25, 26, 27, 28 जो तारीख थी उसके आसपास का ये समय रहा है। बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मीन्स मई ख़त्म होने वाली थी और बादल का एक टुकड़ा भी कहीं आसमान में दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई कहीं से तो कोई बारिश की उम्मीद जगे लोगों को। द रेनलेस फर्मामेंट पोर्ड फायर। और वो जो बारिश रहित, वर्षा रहित जो आकाश था, आसमान था, पोर्ड फायर, वो आग बरसा रहा था। पोर का मतलब क्या होता? उंडेल देना। तो उंडेल रहा था, क्या बरसा रहा था? फायर, आग। तो मई का महीना वैसे उसमें गर्मी कितनी भयंकर होती है, ऊपर से सूखा पड़ा हुआ है, बारिश कहीं है नहीं। तो बिल्कुल राइटर जो है ना, यहाँ पर एक कितना अच्छा पिक्चराइजेशन उन्होंने किया है कि जो आसमान था उसमें कहीं बादल नहीं थे और बिल्कुल आग बरस रही थी आसमान से। द फील्ड इन फ्रंट, और जो सामने खेत था, स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है? क्षितिज। हॉरिजॉन को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप खड़े हैं, खेतों में खड़े हैं, कहीं पर भी खड़े हैं आप, प्लेन, और सामने आपके एक प्लेन एरिया, खेत है, फील्ड है, खुला मैदान है, आप देख रहे हैं। लेकिन आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं? जब आप देखेंगे तो जहाँ आपको ये लगेगा कि भाई अब मेरी आँखें वहाँ तक देख पा रही हैं, तो जब वो बिल्कुल एंड पॉइंट होगा वहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देगा कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, यानी कि आसमान ऐसे झुकता जा रहा है। आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आपको लगता है। आसमान एक्चुअली वो झुकता थोड़ी है, लेकिन वो बस हमें ऐसा लगता है। तो वो जो हॉरिजॉन होता है, वो जो पॉइंट होता है इन दोनों का, जो हमारी आँखों को लगता है, वो कहलाता है क्षितिज, हॉरिजॉन। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजॉन, और जो सामने खेत था वो बिल्कुल क्षितिज तक, हॉरिजॉन तक फैला हुआ था। हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स। टेंस ऑफ थाउजेंड्स मीन्स हजारों। हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, और ये जो हॉरिजॉन हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग ब्लेज। यानी कि वो जो फील्ड था, आप ये कह सकते हो जो ज़मीन थी, जो धरती थी,
हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फीसर्स, उसमें हजारों दरारें आ गई थी, टुकड़े आ गए, टुकड़े यानी सॉरी वो स्लिट आ गए थे, दरारें आ गई थी। हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फीसर इन द बर्निंग ब्लेज, और बर्निंग ब्लेज का मतलब क्या है? बर्निंग का मतलब आप जानते हो जलना होता है। ब्लेज जो होती हैं वो लपटें होती हैं, ब्लेज जो हैं ज्वाला, यहाँ पर उसका मतलब है मीन्स एक ऐसा जो था, धरती ऐसे धधक रही थी, ऐसे जल रही थी कि उसकी वजह से जो ज़मीन थी, जो फील्ड थे, उन पे हजारों दरारें आ गई थी। मीन्स स्लीट से बन गए थे, होल से बन गए थे। अगर सूखा पड़ता है, ज़मीन को पानी नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? अगर ज़मीन थोड़ी पक्की है तो फिर उसमें स्लीट से बन जाएंगे, दरारें बन जाएंगी, फीसर से बन जाएंगे। तो वही यहाँ पर हो रहा था, ज़मीन बिल्कुल धधक रही थी। मतलब ये कह सकते हो आप कि बिल्कुल ज़मीन का बुरा हाल था, ज़मीन जल रही थी, ज़मीन यानी कि धरती है वो जल रही थी और उसमें बहुत सारी दरारें आ गई थी। एंड इट लुक्ड, और ऐसा लगता था एज दो मानो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ, की जो धरती माता था उसका जो जीवन रक्त था, लाइफ ब्लड मीन जीवन रक्त, किसका? धरती माँ का। वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग, वो बिना रुके हुए, बिना रोक टोक के बह रहा था, आउट थ्रू दैम, उनके माध्यम से, यानी कि उनमें से, किन में से? उन स्लीट्स में से, फीसर्स में से। मीन्स उस सीन को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे जो धरती माँ है उसका जो रक्त है, जो जीवन रक्त है, वो उन फीसर्स में से, उन दरारों में से बिना रुके हुए बह रहा था, एज स्मोक, धुएं के रूप में। If one gazed long at its rising, flame-like sinuous movement, it left him as it were dazed with drunkenness. तो डेज्ड का मतलब क्या होता है? भौचक्का रह जाना। और सिनुअस का मतलब क्या होता है? घुमावदार। जो घुमावदार होता है वो सिनुअस कहलाता है। तो यह राइटर कह रहे हैं कि यदि कोई भी बंदा उन घुमावदार उड़ती हुई आग की लपटों पर लगातार देखता रहता तो ऐसा लगता था कि मानो वह नशे में बेहोश होकर भौचक्का सा देख रहा हो। यानी इतने बुरे हालात थे। एट द एंड ऑफ द फील्ड, बिसाइड द रोड, बिसाइड मीन्स होता नज़दीक, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर द वीवर। एट द एंड ऑफ द फील्ड मीन्स खेत के अंत में, आप ये कह सकते हो खेत के एक कोने पर। बिसाइड द रोड, रोड के नज़दीक। देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर द वीवर, एक गफूर नाम का जुलाहा था, उसका घर था। रोड के नज़दीक, खेत के किनारे पर जो गफूर नाम का जुलाहा था उसका घर था। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन र्यून्स, और उसके घर की जो कच्ची, मड वॉल्स का मतलब जो मिट्टी की दीवारें थीं, वर इन र्यून्स, अब वो खंडर हो चुकी थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, और उसके घर का जो आंगन था वो जो एक पब्लिक हाईवे था, यानी कि लोगों का आने जाने का रास्ता था, जो जनमार्ग था, उसको छू रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाई, पासर्स बाई मीन्स राहगीर। तो उसकी जो प्राइवेसी थी, जैसे कि मान लो कोई भी घर है एक सड़क के किनारे पर है, अगर उस घर की दीवारें ऊंची ऊंची नहीं होगी तो हर एक बंदा आएगा और जाएगा जब उस घर के नज़दीक से, तो वो अगर उसके घर की तरफ अंदर देखना चाहेगा तो वो देख सकता है इजीली, सब कुछ दिखाई देगा क्योंकि दीवारें टूटी पड़ी हैं, खंडर हो चुकी हैं, या वो सीधा भी निकल सकता है। अगर लेकिन दीवारें ऊंची हैं तो कुछ नहीं देख पाएगा। तो उसके घर की हालत ऐसी थी कि जो कच्ची मिट्टी की दीवारें थी वो टूट चुकी थी और उसका आंगन बिल्कुल रास्ते को टच कर रहा था, और उसकी जो इनर प्राइवेसी थी वो किस पे डिपेंड करती थी, यानी कि उसकी जो गोपनीयता थी वो किस पे डिपेंड करती थी, उसकी जो आंतरिक गोपनीयता थी वो डिपेंड करती थी राहगीर की दया पर।
कि भैया कोई सीधा मुँह करके चला गया तो चला गया, और आमतौर पे लोग जाते कहाँ हैं, लोगों को इधर उधर देखने की आदत होती है, तो वो चला गया तो चला गया, उधर देखा तो देख लिया कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अंदर है क्या, वो तो बाहर जैसा ही है। हे गफूर, इज एनीबडी इन? हे गफूर, इज एनीबडी इन? तो अब जो है वो पंडित जी जिसका हम मेंशन कर चुके हैं, तारक रत्ना, वो आता है। कॉल्ड आउट तारक रत्ना, तो कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना। तो हम जब ऐसे किसी के जाते हैं तो हम कहते हैं अरे गफूर, अरे है क्या भाई, अरे कोई अंदर है क्या भाई? तो वो क्या कह रहे हैं, हे गफूर, इज एनीबडी इन? अरे गफूर, कोई अंदर है क्या? कॉल्ड आउट तारक रत्ना, तारक रत्ना ऐसे पुकारता है। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की छाया में खड़ा होकर के, बाय द रोड साइड, रोड के नज़दीक। तो तारक रत्ना जो है ये सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़ा होकर के पुकारता है, अरे गफूर, कोई है क्या अंदर? वॉट डू यू वॉन्ट, क्या चाहिए आपको? फादर इज़ डाउन विद फीवर, आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर। तो गफूर की एक छोटी बच्ची है, छोटी लड़की है, वो कहती है कि पापा जो हैं उनको बुखार है, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहिए आपको, बताइए क्या काम है? एज्ड 10 अपियरिंग एट द डोर, ये 10 साल की लड़की है और ये दरवाजे पर आती है और ये बात फिर कहती है। वो तो दरवाजे पर एक 10 साल की छोटी बच्ची जो गफूर की छोटी लड़की है, वो आकर के ये बात कहती है कि पापा हैं बीमार, बताओ क्या काम है आपको? फीवर, फीवर बुखार, यानी कि इसको यकीन नहीं हो रहा कि उसको बुखार होगा। फीवर, कॉल द स्काउंड्रल, स्काउंड्रल एक टाइप की गाली है, बुलाओ उस बदमाश को, यानी कि यकीन नहीं हो रहा। तारक रत्ना साउटेड, तारक रत्ना चिल्लाता है और कहता बुखार, जैसे हम कहते हैं बुखार, अरे क्या मांगे उसको बुखार, बुलाओ उस निकम्मे को, बुलाओ बदमाश को। द नॉइज ब्रोट गफूर आउट शिवरिंग विद फीवर, शिवरिंग विद फीवर मीन्स बुखार से कांपता हुआ। तो ये जो शोर हुआ, तारक रत्ना चिल्लाया, लड़के के साथ उसका जो कन्वर्सेशन हुआ, तो ये जो शोर था, नॉइज था, ये बुखार से कांपते हुए गफूर को बाहर ले आया, मीन्स गफूर बाहर आ गया। अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड कैसा दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर और इंक्लूड किया गया है, एक बुल है। अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड कैसा, तो जो पुराना एक जो बबुल का ट्री था, उससे एक बैल बंधा हुआ था, एक बुल बंधा हुआ था। दैट लीन अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, और ये जो पेड़ था ये झुका हुआ था, ये सहारा, लीन का मतलब झुकना भी होता है, लीन का मतलब सहारा लेकर के खड़ा होना भी होता है। लीन अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, तो वो जो टूटी फूटी दीवार थी उसके साथ में ये पेड़ खड़ा हुआ था, जैसे कि उसका सहारा ले रखा हो। वॉट डू आई सी देयर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वॉट डू आई सी देयर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये बात कौन कहता है? ये कहता है डिमांडेड तारक रत्ना। डिमांड का मतलब पूछना, आस्क। तो तारक रत्ना पूछता है, तारक रत्न पूछता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, इंडिकेटिंग द बुल, बुल की तरफ इशारा करते हुए वो गफूर से पूछता है ये मैं क्या देख रहा हूँ। डू यू रियलाइज, तेरे को कुछ एहसास भी है, दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, कि जो जमींदार है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द सन, उसका जो चेहरा था, क्रिम्सन मीन्स होता है रेड, लाल, उसका जो चेहरा था, इंडिग्नेशन मीन्स एंगर, उसका जो चेहरा था वो गुस्से से, और जो सूर्य था उसकी जो गर्मी थी उससे लाल हो गया था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, ये तो उम्मीद थी कि उसके जो वर्ड्स थे, शब्द थे, वो हॉट ही होंगे, हार्श ही होंगे,
मीन्स कटु शब्द भी वो बोलने वाला था, ये बात, इस बात की तो उम्मीद थी। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स होता है अर्थ, मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स। लेकिन गफूर कुछ नहीं बोला, वो साधारण तरीके से, एक सिंपली तरीके से बस उसकी तरफ देखता रहा। और अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट मीन्स मीनिंग ही समझ में नहीं आया, ऑफ हिज वर्ड्स, उसके शब्दों का, उसकी बात का। मीन्स पंडित जी क्या कह गए, गफूर को कुछ समझ में नहीं आया, वो सिर्फ पंडित जी की तरफ, पुजारी की तरफ देखते रहे। वेल सेड तारक रत्ना, तो तारक रत्ना ने कहा, आई सो इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज स्टिल देयर। अब तारक रत्ना गुस्सा क्यों हो रहे थे और उन्होंने क्यों कहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो यही कहना चाह रहे थे और इसीलिए वो गुस्सा भी हुए थे कि आई सो इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग। अब ये सुबह भी यहीं बंधा हुआ था एंड अब भी ये वहीं पर है। कौन? वो बुल। इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। अगर ये बुल मर गया, अगर ये बैल मर गया तो तेरा जो मालिक है, मालिक कौन? वो जो जमींदार है, वो तेरे को, फ्ले का मतलब कोड़े लगवाना, या आप ये कह सकते हो तेरी जिंदे की वो चमड़ी निकलवा लेगा। किस, अब चमड़ी निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं चाकू चलाएगा, मीन्स कोड़े लगवाएगा वो तेरे को। वॉट शैल आई डू फादर। फादर जैसे कभी कभार हम कहते हैं माई बाप, अपने मूवीज़ में बहुत बार सुना होगा, मैं क्या करूं माई बाप। यानी कि अब वो प्रिस्ट से कह रहा है गफूर कि मैं क्या करूं सर, क्या करूं माई बाप, मैं आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूँ। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से मुझे बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं इसे चरने के लिए बाहर नहीं लेकर के जा सकता हूँ। ग्रेज मीन्स चरना। आई फील सो इल, मुझे बहुत बुखार महसूस हो रहा है। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ। तो फिर प्रिस्ट कहता है, माना तुझे बुखार है, तो इसे चरने के लिए नहीं लेकर के, या चराने के लिए इसे नहीं लेकर के जा सकता है, तो हेल्पलेस है। तेरी सारी बातें मैं मानता हूँ, बट एक बात बता, कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, क्या तू उसे अकेले को नहीं छोड़ सकता, ये खुद जा कर के चर लेगा। कांट यू लेट हिम ग्रेज, क्या तू इसे चरने के लिए नहीं छोड़ सकता, बाय हिमसेल्फ, खुद, ये मीन्स ये तो इसे खोल दे, अपने आप जाएगा, चर के आ जाएगा। वेयर शैल आई लेट हिम गो फादर। तो फिर गफूर कहता है कि माई बाप मैं इसे कहाँ जाने दूँ, कोई जगह तो बताओ। पीपल हैवंट थ्रेस्ड देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक देखो आपने एक थ्रेसर देखा होगा, थ्रेसर क्या करता है, जो पैडी है उसको स्ट्रॉ से अलग कर देता है, यानी कि धान और भूसे को अलग करता है। जब आप गेहूं लगा लिए, जो वीट होता है, जब आप उससे आप रीप करते हो, उसकी जो क्रॉप है जब रीप हो जाती है, यानी कि कट जाती है फसल, तो उसको हम ग्रेनरी फ्लोर उसमें इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद क्या, एक थ्रेसर लाते हैं और वो जो ग्रेन है, जो अनाज है, उसको जो बाकी जो स्ट्रॉ है उससे अलग किया जाता है। पीपल हैवंट थ्रेस्ड देयर पैडी येट, जो लोग हैं उन्होंने अभी तक अपने पैडी को, अपना जो पैडी है, जो धान है, उसको भूसे से अलग नहीं किया है। इट इज़ स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, ये अभी भी खेतों में पड़ा हुआ है। द स्ट्रो हैजंट बीन गैदर्ड, और जो स्ट्रो है, भूसा है, उसे अभी तक इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज बर्न्ट टू साइंडर्स, हर एक चीज़ जो है वो ऐसा लग रहा है, बर्न्ट टू साइंडर्स का मतलब होता है जैसे अधजली हो जाना। हर एक चीज़ जो है वो अधजली सी हो गई है। देयर, ये देखिए इलिप्सिस यूज की गई है, 3 जो डॉट हैं ये इलिप्सिस कहलाती हैं। मीन्स यहाँ पर आगे कुछ और कहना चाहता है बंदा, लेकिन कहा नहीं।
ठीक है, तो ये सेंटेंस जो होता है इनकम्प्लीट होते हैं, इलिप्सिस यूज़ कर दी जाती है बीच में, जब आप किसी बात को स्किप करना चाहते हैं तो इलिप्सिस का यूज़ कर दिया जाता है। देयर इजंट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं पर भी घास का एक तिनका भी नहीं है, ब्लेड मीन्स तिनका। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं उसे कैसे खोल सकता हूँ, कैसे ढीला छोड़ सकता हूँ। फादर, माई बाप, बताइए आप, अगर मैंने उसे खुला छोड़ दिया तो फिर तो नुकसान किसी के भी खेत में जा कर के घुस सकता है। ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज, पोक नोज का मतलब वैसे तो होता है किसी के मामले में टांग अड़ाना, दखल अंदाजी देना, लेकिन यहाँ पर पोक नोज का मतलब क्या है, मुंह मारना। यानी कि अगर मैंने इसको खोला, ये जा कर के किसी के भी पैडी में, स्ट्रॉ में, कहीं पर भी जा कर के ये क्या करेगा, मुंह मारेगा। ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी, तो ये जा कर के किसी के भी धान में मुंह मारेगा। और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, या फिर किसी का भूसा खा जाएगा। तारक रत्ना सॉफ्टन आ लिटिल, तो ये बात सुन कर के तारक रत्ना थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, थोड़ा नरम पड़ा, अभी तक तो गुस्से में था। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू टू मंच, MUNCH। मंच का मतलब होता है जुगाली करना। जैसे आपने एनिमल्स को देखा होगा कि वो खाना खाने के बाद भी काफ़ी देर तक जुगाली करते रहते हैं। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर, तो वो कहता है कि चल ठीक है, तेरी बात मानता हूँ मैं, लेकिन इसे गुरु कहीं एटलीस्ट कम से कम इसे कहीं यार छाया में तो बांध दे इसको। सेड समवेयर एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ, और इसे एक बंडल दे दे, एक गट्ठर दे दे, या 2 बंडल दे दे स्ट्रॉ के, भूसे के, टू मंच जुगाली करने के लिए, कम से कम ये जुगाली करता रहेगा, वो ही दे दे इसे। भाई पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन चलो वो जुगाली करता रहेगा तो काफ़ी देर उसका मन लगा रहेगा कि चल मैं कुछ खा रहा हूँ। हैजंट योर डॉटर कुकड राइस, क्या तुम्हारी लड़की ने चावल नहीं बनाए हैं। वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तो कम से कम इसे एक टब उबला हुआ जो बॉइल्ड राइस वाटर, जो चावल का उबला हुआ पानी है, वही दे दे। तेरे पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम तेरी लड़की ने चावल बनाए हैं, नहीं बनाए, अरे वो चावल बनाए हैं तो उनका जो पानी होगा वही दे दे। चावल देखिए, चावल जो है आज के टाइम पर कुकर वगैरह में बनते हैं तो बड़े पानी वानी उनमें होता ही नहीं है। पहले के टाइम पर कुकर थे नहीं, तो जब चावल बनाते थे तो वो चावल जो हैं उनमें, चावल बनने के बाद फिर चावल को छाना जाता था, पानी निकल जाता था नीचे। आज भी बना सकते हैं वैसे, ऐसा नहीं कि आज बना नहीं सकते, लेकिन आजकल कोई नहीं बनाता है, अब ज़माना बदल चुका है। ये कहानी है बहुत पुरानी, आज से 125 साल पहले की। ठीक है, चलिए, तो हम तो यहाँ पे हम थे हैजंट योर, वाई नॉट गिव हिम अ, हाँ तो भैया इसे कम से कम यार तू एक काम कर, एक टब इसे राइस का बॉइल्ड वाटर ही दे दे। लेट हिम ड्रिंक इट, पीने दे उसे, यानी कि पिला दे उसे यार वो। गफूर मेड नो रिप्लाई, लेकिन गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्ना, उसने बड़े असहाय तरीके से तारक रत्ना की तरफ देखा। एंड अ डीप साई एस्केप्ड हिम, और एक जो गहरी आह थी उसने उसे बचाया। आई सी यू हैव नॉट इवन गॉट दैट मच, आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच। आई सी का मतलब यहाँ पर है, जिसे हम कहते हैं आई सी, हाँ मुझे समझ में आया। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास उतना भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी आगे, यानी कि एक क्वेश्चन की तरह उसने पूछा है ये, कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास उतना भी नहीं है। वॉट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तो फिर पुजारी उससे पूछता है कि हालत तो तेरी खराब है, लेकिन एक बात बता कि इस साल जो खेती हुई है तो तेरा जो हिस्सा है
शेयर है, स्ट्रो का वो कहाँ पर है? भाई तू भी तो खेती करता है, तू भी तो काश्तकार है। टेनेंट्स है, तेरा हिस्सा कहाँ पर है? देखिए जो जमींदार लोग थे उनके पास ज़मीन होती थी, और उस ज़मीन पर जो खेती करते थे वो फार्मर कहलाते थे। टेनेंट्स जिनको कहा जाता था, जो लोग किराए पर खेती करते थे वो टेनेंट्स कहलाते हैं। तो ये भी वैसे ही करता था, ज़मीन थी ज़मींदार की और ये लोग खेती करते थे, टेनेंट्स थे ये लोग। तो ये जब टेनेंट्स थे जो लोग किराए पर खेती करते थे, तो एक जितना भी हिस्सा था वो इनको मिलता था, बाकी ज़मींदार लेकर के चला जाता था। तो प्रीस्ट इससे पूछ रहा है कि भाई तेरा जो हिस्सा था स्ट्रो का वो कहाँ पे है? आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर belly। आगे फिर खुद ही जवाब दे रहा है कि मुझे लगता है कि तू मार्केट गया होगा और अपने पेट की जो आग बुझाने के लिए, सेटिस्फाई योर belly का मतलब क्या है? अपने पेट को शांत करने के लिए, मीन्स अपने पेट की आग बुझाने के लिए, मीन्स अपने खाने के लिए तूने क्या किया? वो स्ट्रो को बेच दिया। क्योंकि स्ट्रो काम किसके आता है? एनिमल्स के काम आता है। पैडी किसके काम खाने आता है? इंसान खाता है उसको। नोट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल। तूने एक बंडल भी बुल के लिए बचा करके नहीं रखा, बैल के लिए नहीं बचाया। मीन्स तू सारा स्ट्रो बेच दिया तूने मार्केट में जा करके, उसकी जगह तूने पैडी ले लिया और तूने इस बैल के लिए एक बंडल भी बचा करके नहीं रखा। हाउ कैलेस यू आर। कितना निर्दयी है यार तू। तो देखिए गरीब आदमी है गफूर, और किस तरीके से पंडित जी जो है उस पर ब्लेम लगाए जा रहा है। अब उस निकम्मे को कौन समझाए कि इस गरीब आदमी के कैसे हालात हैं। लेकिन अब ये नहीं समझ सकता इस सिचुएशन को, क्योंकि उसे तो खाने के लिए मिल रहा था, तो उसे क्या पता एक गरीब आदमी की हालत क्या होते हैं। एट दिस क्रूल एक्यूजेशन गफूर सीम टू लूज द पावर ऑफ स्पीच। तो जिस प्रकार से निर्दयतापूर्वक जो एक एक्यूजेशन उस पर लगाया गया था, एक आरोप उस पर जो लगाया गया था, इसको सुनने के बाद गफूर सीम टू लूज द पावर ऑफ स्पीच। ऐसा लगा जैसे गफूर बोलना ही भूल गया हो, यानी कि उससे बोला ही नहीं गया कुछ। दिस ईयर, लेकिन फिर वो आगे बोलता है बाद में, दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव माई शेयर ऑफ स्ट्रो। तो गफूर कहता है कि इस साल मुझे मेरा स्ट्रो का हिस्सा मिलना था। सैड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन। थोड़ा हिचकिचाने के बाद गफूर धीरे से कहता है, पहले तो स्पीचलेस हो गया था एक बार, ये आरोप सुन करके ऐसा लगा जैसे वो बोलना ही भूल गया हो, लेकिन फिर थोड़ा सा हेजिटेशन के बाद वो धीरे से बोलता है कि इस साल मुझे मेरा शेयर जो था वो मिलना था, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट। रेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? किराया, मीन्स जो लगान। आपने एक मूवी भी देखी होगी लगान, तो पहले जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लगान लेते थे। बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट। लेकिन जो स्वामी हैं, जो ज़मींदार हैं, उन्होंने पिछले साल के लगान के बदले वो मेरा हिस्सा भी रख लिया। मीन्स मैं पिछले साल का लगान नहीं दे पाया था, इसलिए इस साल जो थोड़ा बहुत हुआ था वो पिछले साल का लगान मेरा बकाया था, उसके बदले में इस साल का मेरा शेयर जो स्ट्रो का था वो मालिक ने ही रख लिया। सर यू आर आवर लॉर्ड। श्रीमान, आप हमारे भगवान हैं एंड मास्टर और स्वामी हैं। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट। आई इम्प्लोर्ड, मैंने रिक्वेस्ट की और उसके पैरों में गिरा। अब यहाँ पर गफूर जो है, ये जो इन्होंने ये जो रिक्वेस्ट की है, पैरों में गिर गए और सर आप हमारे मालिक हो, स्वामी हो, भगवान हो, ये किससे कह रहा है? ये लैंडलॉर्ड से कह रहा है। ये बात प्रिस्ट को बता रहा है कि सर मेरा जो हिस्सा था वो ज़मींदार ने पिछले साल के लगान के रूप में ले लिया। मैंने उनसे कहा भी था ज़मींदार से कि सर आप तो हमारे भगवान हो,
आप तो हमारे स्वामी हो। मैंने रिक्वेस्ट की, मैं गिड़गिड़ाया, मैं उनके पैरों में गिरा। वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन। और यदि मेरे पास कुछ खाने के लिए ही नहीं रहेगा तो सर मैं कहाँ जाऊँगा फिर? यदि मैं आपके डोमेन को, आपके राज्य को, आपके इलाके को, एरिया को छोड़ करके अगर मैं जाऊँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा? लेट मी हैव एटलीस्ट अ लिटिल स्ट्रो। कम से कम मुझे थोड़ा सा भूसा तो दे दीजिए, थोड़ा सा स्ट्रो तो दे दीजिए। देर इज़ नो स्ट्रो ऑन माई रूफ एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव। देर इज़ नो स्ट्रो ऑन माई रूफ। मेरी जो छत है उस पर कोई स्ट्रो नहीं है, कोई भूसा नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव। वी हैव ओनली वन हट, हमारे पास सिर्फ एक हट, एक झोपड़ी है। इन विच, जिसमें टू, दो, फादर एंड डॉटर, पापा और बच्ची लिव रहते हैं। तो वो अपने जो लैंडलॉर्ड हैं उनसे कहता है कि सर मुझे थोड़ा सा भूसा दे दीजिए, क्योंकि मैं, अगर मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा, और आपके इलाके को छोड़ के जाऊँगा कहाँ? हमारे पास एक झोपड़ी है, घर के नाम पर हमारे पास क्या है? एक हट है, सिर्फ एक झोपड़ी है जिसमें मैं और मेरी लड़की दोनों रहते हैं। वी विल पैच द रूफ, और उस घर में भी जो रूफ है उसकी, उस पर भूसा नहीं है तो उसमें भी पानी आता है। यानी कि छत के नाम पर भूसे से ही उसको ढका जाता। आपने पुराने छप्पर वगैरह, झोपड़ी वगैरह, हट वगैरह देखे होंगे। वी विल पैच द रूफ विद पाम लीव्स। चलो कोई बात नहीं है, हम जो हमारी झोपड़ी है, जो हट है, उसको तो हम पैच कर लेंगे। किससे? यानी कि उस पर हम छावन कर लेंगे, मीन्स उस पर पत्ते लगा देंगे ताकि भूसे का काम वो पत्ते कर दे और पानी उसमें ना आए। वी विल पैच द, जैसे आपने देखा रोड टूट जाता है तो पूरा रोड बनाने के बजाय क्या कर देते हैं? पैचेस लगा देते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे तो लोग नहीं पहनते, लेकिन पुराने टाइम पर क्या करते थे? कपड़े फट जाते थे तो कपड़े पर पैच लगा लेते थे, तो उससे क्या था? फिर वो कपड़ा फिर चलता रहता था। तो इसी प्रकार से उसकी जो जहाँ जहाँ से रूफ जो थी टूटी हुई थी, उसमें वो कह रहा है कोई बात नहीं, हम जो पाम लीव्स हैं, जो ताड़ का ट्री है, उसके जो पत्ते हैं वो लगा लेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और जैसे तैसे करके अब की बार हम एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ये बारिश का मौसम निकाल देंगे, ताकि पाम ट्री लगा देंगे तो बारिश नहीं आएगी। सम हाउ, जैसे तैसे करके। बट वॉट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड। लेकिन सर जो हमारा महेश है, वो हमारा जो बैल है, उसका क्या होगा बिना खाए? चलो हम तो जो जो आप हमें स्ट्रो दोगे, ज़्यादा मत दो, थोड़ा दे दो, क्योंकि हमें महेश को खिलाना है। हम जो छत पे लगाते हैं भूसा वो रहने देंगे अब की बार, वो तो हम पाम के ट्री लगा लेंगे, लेकिन महेश को तो खाने के लिए चारा चाहिए ना, तो वो तो भूसा ही खाता है, तो उसे तो वो स्ट्रो उसके लिए तो चाहिए, उसके लिए तो दे दो कम से कम। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है वो अपने मालिक के सामने। और ये बात किसको बता रहा है? प्रिस्ट को बता रहा है, पुजारी को बता रहा है। अब इंडीड, निसंदेह, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश। अब यहाँ पर देखो, ये जो बात कह रहा है ये प्रिस्ट कह रहा है। इंडीड, निसंदेह, अच्छा, यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, तो तुम महेश की इतनी ज़्यादा चिंता करते हो। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के शौकीन होते हैं तो इतना प्यार करते हो तुम महेश से, इतना अच्छा लगता है महेश तुम्हें। दिस इज अ जोक, ये एक जोक है, एक मजाक है। बट दिस सरकेज़म डिड नॉट रीच गफूर। अब ये एक स्टायर था, एक व्यंग था, सरकेज़म था ये, लेकिन ये जो बात थी गफूर को समझ में नहीं आई, उसके कानों तक न पहुंचा, मतलब उस तक ये बात रीच नहीं की, मीन्स उसे समझ में नहीं आया कि ये जो पंडित था, पुजारी था, ये किस तरीके का एक कटाक्ष कर गया। बट द मास्टर टुक नो पीटी ऑन मी, ही वेंट ऑन। अब गफूर को इसकी बात समझ में नहीं आई और गफूर अपनी जो कथा था उसको सुनाता रहा, अपनी बात बोलता रहा। बट द मास्टर टुक नो पीटी ऑन मी, लेकिन जो स्वामी था उसे मुझ पर कोई रहम नहीं आया, यानी कि जमींदार को मुझ पर कोई रहम नहीं आया। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उसने मुझे पैडी तो दे दिया, धान दिया, और वो भी कितना दिया? जो सिर्फ 2 महीने तक चल सके। माई शेयर ऑफ स्ट्रो वॉज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, और मेरा जो हिस्सा था स्ट्रो का वो उसके
अपने स्टॉक में, अपने भंडार में ऐड कर लिया, यानी कि वहाँ पे रख लिया। तो स्ट्रॉ नहीं दिया, सिर्फ पैडी दिया इसको, वो भी 2 महीने तक चल सके। तो अब इसने क्या नहीं दिया, स्ट्रॉ नहीं दिया, जो इसने महेश के लिए मांगा था। महेश डिड नॉट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट। महेश को तो इसका एक छोटा सा गट्ठर भी नहीं मिला। वेल डोंट यू ऑव हिम मनी। तो अब आगे प्रिस्ट कह रहा है, अच्छा डोंट यू ऑव हिम मनी, क्या तो उसका कर्जदार नहीं है। अभी भी देखिए प्रिस्ट जो है ये अभी भी गफूर के पक्ष में कुछ नहीं बोल रहा है। गफूर की जो हालत है उस पर कोई रहम इसको नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है निकम्मा, देखिए अभी भी, डोंट यू ऑव हिम मनी, क्या तो उसका कर्जदार नहीं है। सैड तारक रत्ना अनमूव्ड। जब कभी आप किसी की इस तरीके की बातें सुनते हो तो आप बड़े मूव हो जाते हो, मीन्स आप जो है बड़े थोड़ा मेल्ट से हो गए, आप उसकी बात ने आपको टच कर लिया, आप थोड़ा सा ऐसा पिघल से जाते हैं। लेकिन ये तो था बिल्कुल नालायक था, ये बिल्कुल नहीं मूव हुआ, तो बिल्कुल अनमूव रहा, बिल्कुल भी इसको उस पर रहम नहीं आया, बिल्कुल भी उसकी बात सुन करके थोड़ा बहुत भी मेल्ट नहीं हुआ, और कह रहा है तो क्या तो उसका कर्जदार नहीं है क्या। वाई शुडंट यू हैव टू पे, और तो उसका पैसा क्यों नहीं चुकाएगा, या उसका जो रेंट तो उस पर बकाया है वो क्यों नहीं चुकाएगा, तू लगान क्यों नहीं देगा उसका। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तू उम्मीद करता है कि जो ज़मींदार है वो तुझे सपोर्ट करेगा, तेरी हेल्प करेगा। बट वोट एम आई टू पे हिम विद, लेकिन गफूर कह रहा है ठीक है मान लिया मैं उसका कर्जदार हूँ, मुझे उसको लगान देना है, रेंट देना है, लेकिन दूंगा कैसे, किससे दूं। वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम। टिल का मतलब यहाँ पर क्या है, ज़मीन जोतना, यानी कि खेती करना। हम उसकी 4 बीघा ज़मीन पे खेती करते हैं। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्रॉट्स इन द लास्ट 2 ईयर्स। लेकिन ये जो पिछले 2 साल से जो सूखा पड़ा है, इसमें सारा का सारा जो पैडी है वो क्या हो गया है, सूख गया है खेतों में ही। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट। मेरे पास और मेरी लड़की के पास खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लुक एट द हट, इस झोपड़ी की तरफ देखो। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर। वी कैन नॉट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स। जब बारिश होती है तो मैं और मेरी लड़की हम एक कोने में सिकुड़ जाते हैं। किस तरीके से रात बिताते हैं, बिल्कुल हडल्ड हो जाते हैं, मीन्स बिल्कुल सिकुड़ से जाते हैं, हम लोग इकट्ठे से हो जाते हैं, और हम अपने पैर तक भी स्ट्रेच आउट नहीं कर सकते, मीन्स फैला नहीं सकते हैं। एक कोने में सिकुड़ जाते हैं और पैर भी नहीं फैला सकते, ये हालत हो जाती है हमारी। एक बार झोपड़े की तरफ देखिए। लुक एट महेश, महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, आप उसकी जो पसलियाँ हैं उनको गिन सकते हो। डू लैंड मी अ बिट ऑफ हे, मुझे थोड़ा सा सूखा घास दे दीजिए। फॉर हिम, उसके लिए। सो दैट, ताकि ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और 2, ताकि कम से कम 1 या 2 दिन के लिए वो कुछ खा सके। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और गफूर जो था वो ज़मीन पर बैठ गया। एट तारक रत्नाज फीट, यानी कि गफूर जो था वो तारक रत्ना के पैरों में गिर गया, यानी कि उसके पैर पकड़ लिया। आप ये समझ लीजिए, जैसा कि आप मूवीज़ में देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका जो बचा हुआ पार्ट है, हिस्सा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।